प्यारे बच्चों, सबाह खैर यानी गुड मॉर्निंग। आज मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एसएससी बोर्ड का जो सिलेबस है उसको मैं पढ़ाऊंगा। और आज का जो पहला सबक है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। इसकी इनकी मुख्तसर सवाने हयात यानी मुख्तसर लाइफ हिस्ट्री वो आपको पढ़ाना चाहता हूँ। इसमें मैं पढ़ूंगा आपको, और आपके सामने लाजवाल मुरक्के एक किताब है। इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ियात आई हैं उसके माने भी बताता जाऊंगा आपको, ताकि पूरी जो सवाने हैं अगर पूछ ली जाए कि उनकी सवाने लिखी तो आप आसानी से लिख सकें। देखिए कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1565 ता 1612 ता मने से के होते हैं, यानी 1565 से 1612 ईस्वी तक मोहम्मद कुली कुतुब शाह कुतुब शाही सल्तनत के कामयाब और महबूब हुक्मरां होने के अलावा एक बाकमाल शायर भी थे। यहाँ ये कह रहे हैं कि कुली कुतुब शाह जो थे वो दक्कन में जो कुतुब शाही सल्तनत थी उसके बहुत महबूब और बहुत कामयाब हुक्मरां थे। इन्हें हुकूमत करते थे, यानी लोग महबूब के माने उनको चाहते थे लोग। हुक्मरां के माने होते हैं हुकूमत करने वाला। ऐसे हुक्मरां थे, ऐसी हुकूमत करते थे कि क्या कहलाते थे कि वो बड़े महबूब थे, वो सबके महबूब, सबके प्रिय थे, है ना। सब लोग उनसे मोहब्बत करते थे। इसके अलावा वो एक बाकमाल शायर थे, यानी एक बहुत अच्छे शायर थे, बड़े ज़बरदस्त शायर थे वो, है ना। उनकी शायरी में कमाल था। और उनकी पैदाइश 1565 को गोलकुंडा में हुई। ये सब उसी तरफ के इलाके हैं, दक्कन हैदराबाद के। वहाँ इनकी पैदाइश होती है। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह को ज़बान बयान पर कुदरत थी। आप देखें कि ज़बान बयान का मतलब होता है कि वो जो उर्दू ज़बान है उस पर और उसके बयान पर, यानी उसको किस तरह से पेश करते थे, उस पर उनको कमांड था। कुदरत के माने कमांड हासिल था, है ना। यानी ज़बान बयान पर उनको कुदरत हासिल थी। और उनका तर्ज बयान सादा सलीस था। जिस अंदाज से वो कलाम को अपने पेश करते थे वो कैसा होता था? सादा माने आसान, सलीस के माने भी आसान के होते हैं, है ना। शुस्ता एक और लफ्ज़ है, शुस्ता। तो उनका जो बयान करने का अंदाज था वो बड़ा आसान, सादा, सलीस और शुस्ता होता था। शायरी में मकामी उनसुर पाया जाता है। मकामी उनसुर का मतलब होता है कि जो मकामी का मतलब होता है लोकल, उनसुर का मतलब होता है एलिमेंट, है। तो जो लोकल एलिमेंट्स होते थे यानी जो उनके समाज में जो चीज़ें चल रही होती थीं वो चीज़ें उनकी शायरी में दिखाई देती हैं, नज़र आती हैं। और उस ज़माने के रस्म व रिवाज, त्यौहार और समाजी हालात का अंदाज़ा उनकी नज़मों से बखूबी किया जा सकता है। इस देखिए बात आगे वाज़ेह कर दी उन्होंने। क्या कहा कि उस ज़माने के रस्म व रिवाज, यानी जो रस्म व रिवाज चल रहे थे समाज में, माशरे में, सोसाइटी में, वो और त्यौहार और समाजी हालात, जो उस ज़माने के समाजी हालात थे, है ना, सोशल कंडीशंस थी जो कुछ भी वहाँ की, वो सब उनकी नज़मों में नज़र आता है हमें। बहुत कायदे से बखूबी मने बहुत ठीक से नज़र आता है। इस एतबार से वो पहले शायर हैं जिन्होंने शायरी को कारामद बनाने की कोशिश की। शायरी उसी वक्त तो कारामद हो, कारामद के माने होते मुफीद के, फ्रूटफुल के, फ़ायदेमंद के। इस एतबार से वो पहले शायर हैं, यानी पहले ऐसे शायर हैं कि जिन्होंने शायरी को कारामद बनाया। शायरी यूँ की जाती थी तो वो किसी के समझ में नहीं आती थी दूर दूर तक, लेकिन चूँकि वो समाजी रिश्तों को, समाजी चीज़ों को, जो समाजी ताना बाना बुन रहा होता था उसको अपने यहाँ अपनी शायरी में जगह देते थे वो। ये है असल मतलब इसका। और उन्हें उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर होने का भी एजाज़ हासिल है। एजाज़ के माने ऑनर के होते हैं। साहिब दीवान लफ्ज़, प्यारे बच्चों, लफ्ज़ दीवान के माने समझिएगा ज़रा सा। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं शायर हूँ, मैंने एक गज़ल कही, गज़ल में 5, 7 और 11 इस तरह शेर होते हैं। मैंने एक गज़ल कही, 10 गज़लें कहीं, 50 कहीं, 100 कहीं गज़लें। 100 गज़लें जब कहीं तो फिर हमने उसमें एक मुकदमा लिखा या पेश लफ्ज़ लिखा या पेश गुफ्तार लिखा। उसके बाद 100 गज़लें यकजा की, एक उसको कंपाइल किया, है ना, उसको संकलित किया, एक जगह करके उसको मैंने तरतीब देकर शाया कर दिया, तो वो हमारा शेरी मजमुआ कहलाया, है ना। यानी मेरा जो कलाम था उसको जमा कर दिया मैंने, वो शेरी मजमुआ कहलाता है। अब शेरी मजमुआ के बाद होता है कि जैसे मैंने गज़लें कही, मसनवी कही, कसीदा कहा, रुबाई कही, कता कहा, ये सब चीज़ें सब कहीं, और मैंने इन सारी चीज़ों को, सारे कलाम, सारी असनाफ़ सुख़न को अगर मैंने यकजा कर लिया एक जगह पर तो वो कहलाता है कुल्लियात। कुल्लियात को मैंने कुल शायरी, सारी शायरी मैंने जमा कर ली।
اس کے بعد ایک لفظ دوسرا ہے جو اس میں آیا ہے، دیوان۔ دیوان کے معنی ہوتے ہیں حروف تہجی کے اعتبار سے شعر کو جمع کرنا، یعنی حروف تہجی کہتے ہیں الف سے یہ تک۔ حرف الف سے بہت سارے اشعار ہوں گے، بہت ساری غزلیں ہوں گی، حرف بے سے غزلیں ہوں گی، اسی طرح سے حرف جیم سے بہت سی غزلیں ہوں گی، لام سے غزلیں ہوں گی، اسی طرح سے آپ حروف دیکھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے، آخر تک یا تک آئے، یا سے غزلیں ہوں گی۔ تو حرف الف مد سے الف اور یہ تک ہر حرف پر شعر کہنا اور اس کو جمع کرنا، وہ کہلاتا ہے دیوان۔ تو اس طرح سے وہ صاحب دیوان کا مطلب دیوان والے، دیوان رکھنے والے، ہے نا، صاحب دیوان شاعر تھے، یعنی وہ ان کا اپنا دیوان تھا۔ کہتے ہیں صاحب کتاب، کتاب والے، میں نے ایک کتاب لکھی تو میں کون ہو گیا؟ میں صاحب کتاب ہو گیا۔ یہ قلی قطب شاہ کیا تھے؟ انہوں نے ایک دیوان ترتیب دیا، دیوان تیار کیا، تو یہ کیا ہو گئے؟ صاحب دیوان۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کا انہیں آنر حاصل تھا۔ یہ اچھا دیوان اس زمانے میں نہیں ترتیب دیا جاتا تھا، یہ چونکہ پہلے صاحب دیوان کہے جاتے ہیں، محققین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ قلی قطب شاہ جو تھے یہ پہلے صاحب دیوان شاعر تھے، ہے نا، اس سے پہلے دیوان نہیں ترتیب دیا جاتا تھا۔ اچھا، ان کی سرپرستی میں نظم و نثر دونوں کو فروغ حاصل ہوا۔ نظم آپ جانتے ہیں بچوں، نظم کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، اور نثر کے معنی ہوتا ہے ٹیکسٹ کے، یعنی یہ افسانہ ہے، داستان ہے، ناول ہے، یہ سب چیزیں ہیں، یا مضامین ہے، انشائیہ ہے، خاکہ ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نثر۔ اور شاعری الگ ہوتی ہے، وہ اس کو نظم کہتے ہیں، یعنی منظوم کلام اور منثور کلام۔ تو اس طرح سے اس میں دونوں کو ان کی سرپرستی میں نظم و نثر یعنی نظم اور نثر، ٹھیک ہے نا، دونوں کو فروغ حاصل ہوا، یعنی وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آگے فروغ حاصل ہوا، مطلب بڑھیں، ہے نا۔ حقیقی معنوں میں وہ اردو زبان و ادب کے محسن